हेलो बच्चों, मैं धर्मेंद्र बारंगे। आज फिर से आप लोगों को थर्ड चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमने क्लासेस चालू करी है, ये इसीलिए चालू करी है कि आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छे नंबर ला सके, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सके, है ना। कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे उसके आंसर लिखना है, आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पर उसका आंसर कैसे लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, ये भी एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि हम यहाँ पर ये क्लासेस इसीलिए चला रहे हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको। साथ में ये क्लासेस आपको जो एनसीईआरटी पैटर्न बोला था अभी बीच में, है ना, जो अभी एमपी में चेंज होने का चल रहा है कि उसको फिर से पुराने एमपी बोर्ड के पैटर्न में ही एग्जाम लिया। दोनों दोनों पैटर्न में अगर क्वेश्चन पेपर आता है या दोनों पैटर्न से आपका ब्लूप्रिंट बनता है, दोनों में आपको मदद करेगा ज़्यादा स्कोर करने में। तो ये क्लासेस के लिए आप यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय डी बारंगे जो है उसको सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो, है ना। टेलीग्राम चैनल है हमारा जिस पे आपको सारे नोट्स, पीडीएफ, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और भी जो इंपॉर्टेंस मटेरियल रहता है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। तो वो चैनल भी आप, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लो, है ना। और सबसे मोस्ट चीज़, ये वीडियो को थोड़ा सा लाइक और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाओ, अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये चीज़ें बोलो। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस के साथ में ऑफलाइन क्लासेस भी वो हो रही है, आप तो दोनों ही क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, है ना। ऑफलाइन क्लासेस के लिए अभी तो अब ये रिवीजन क्लासेस भर बची हुई है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन है वो 10 जून से हम स्टार्ट करेंगे। न्यू सेशन ऑनलाइन भी रहेगा, वो ऑफलाइन भी रहेगा। इसी के बीच में मैं एक बार फिर से जीएनएसटी के लिए भी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस यहाँ पर मिलेगी। ऑनलाइन क्लासेस बायो की अगर कोई सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ ये नीचे मेरा नंबर दिख रहा है, ये नंबर आप डायल कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी है, मेन नंबर भी है। जो भी डाउट होता है बेटा, जो भी इंक्वायरी है, आप यहाँ पर पूछ सकते हो, है ना। तो पूछो, चलो ठीक है। कोई भी डाउट रहता है बेटा, मेरे व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। डिस्कशन ग्रुप बना हुआ, उसमें आपको जो भी डाउट्स है आप वहाँ पर मैसेज करो, पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, आज हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। एक मिनट बेटा, हम यहाँ पर ज्वाइन कर लें सारे लोगों को, बहुत सारे लोग वेटिंग पे हैं। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर चल रहा था, है ना। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं बता चुका था, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें काफ़ी चीज़ें बता चुका था, जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर, गैमेटोजेनेसिस, क्या क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये चीज़ें मैं बता चुका था। इसी के आगे आगे अभी हम कंटिन्यू करेंगे अब। ठीक है, तो हमने कल यहाँ तक की चीज़ें हो गई थी, है ना। सारी चीज़ें मैंने मेंशन साइकिल के बारे में बता दिया था, एग का स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन, मोरुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन बता दिया था, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे की चीज़ें हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस्ट्रेशन। गैस्ट्रेशन मीन्स ये हो रहा है कि भाई यहाँ पे संगर्भता या भाई प्रेगनेंसी, इस प्रेगनेंसी में क्या हो रहा था, जब यहाँ पे एम्ब्रियो, एक सेकेंड और, एम्ब्रियो जब क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, ब्लास्टुला हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, तो उसके बाद में यहाँ पे इम्प्लांटेशन के बाद में जब तक उसका बेबी बाहर एक्सक्रीट नहीं हो जा रहा है, तब तक का जो टाइम रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे ये गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। इसमें जो टोटल टाइम रहता है वो 9 मंथ या 280 डेज लगते हैं ना।
ठीक है, जब तक बाहर बेबी नहीं आ जाता है तब तक टोटल क्या होता है 9 मंथ या 280 डेज लगते हैं। यही जो 280 डेज होते हैं वही गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। साथ में प्रेगनेंसी टाइम कि कितने टाइम ह्यूमन की में प्रेगनेंसी होती है, तो 280 डेज होती है। इसको अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये होता है कि भाई जो फर्स्ट 2 मंथ होते हैं उसमें जो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर होता है वो एम्ब्रियो होता है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता है कि वो किस तरह का क्या चीज बनने वाली है। बस अभी ये रहता है कि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गन, हर एक सिस्टम की प्राइमरी सेल्स यहाँ पर बनने दिए, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो बोलते हैं, या ये जो डेवलपमेंट होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आती है, जब उसमें सारे ऑर्गन्स के फर्स्ट सेल डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है तो वो क्या कहलाने लगता है, यहाँ पे फीटस कहलाता है। जो इसका डेवलपमेंट होता है वो फीटल डेवलपमेंट कहलाता है। ये यहाँ पे 3 से लेके 9 मंथ तक चलता है, जिसके अंदर में एम्ब्रियो से जो उसके मेन जो ऑर्गन रहते हैं, जो सिस्टम्स रहते हैं, वो सारे यहाँ पर डेवलप होने लगते हैं। इसी में जब यहाँ पे ये ऑर्गन डेवलप होते हैं या जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है यहाँ पर, इम्प्लांटेशन जैसे ही होता है वैसे ही क्या होता है, जो मैंसन साइकिल आना होते हैं वो यहाँ पर बंद हो जाते हैं ना। मैंसन साइकिल आना बंद हो जाते हैं जब 8 मंथ का और जब 9 मंथ का जो बेबी रहता है वो जब तक बर्थ नहीं होता है। हमने अलग अलग कैटेगरियां पढ़ी थी कि पहले फीटस कहलाता है, फिर जो जस्ट बर्थ होता है वो इन्फेंट कहलाता है, फिर चाइल्ड कहलाता है, फिर प्री गोइंग स्कूल प्री गोइंग स्कूल कहलाता है वो बेबी जो रहता है वो, फिर एडल्ट कहलाता है, फिर यंग एज आती है, फिर ओल्ड एज आती है। तो ये अलग अलग स्टेजें रहती। वैसे ही यहाँ पर जब 8 से 9 मंथ का जो बेबी रहता है वो क्या कहलाता है, यहाँ पर फीटस कहलाता है, या जो जिसका बर्थ नहीं हुआ है जिस बेबी का वो क्या कहलाता है, यहाँ पे फीटस कहलाता है। इसको यहाँ पे जो टोटल जो डेवलपमेंट है बेबी का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। यही पार्ट क्या कहलाते हैं, ट्राइमेस्टर कहलाते हैं ये। और इसी के अकॉर्डिंग क्या होती है, यहाँ पर 9 मंथ है तो उसको 3 पार्ट में यहाँ पे डेवलप कर देते हैं जिसमें कोई बेबी की ग्रोथ होती है ना। अब यहाँ पे अलग अलग तरह से ये डिवाइडेशन दिए हुए, ये डिवाइडेशन में थोड़ी सी कुछ चीजें भर याद रखनी हुई है कि 8 वीक है, ये वीक दिए हुए हैं यहाँ पे, उसकी लेंथ कितनी रहती है उस फीटस की, और उसका वेट कितना होता है उस टाइम में। तो 8 मंथ में क्या होता है, यहाँ पर 2 to 5 सेंटीमीटर बड़ा होता है, 2 ग्राम इसका वेट रहता है। ठीक है, ये ग्राम में बेटा अभी स्टार्टिंग। फिर जब 16 वीक का रहता है तो 16 वीक में क्या होता है, ये यहाँ पे 16 सेंटीमीटर ही लॉन्ग रहता है। उसके बाद में इसका याद रखना है, यहाँ पे 32 वीक में कितना हो जाता है, तो 40 सेंटीमीटर हो जाता है और वेट हो जाता है 1.6 kg। और लास्ट में यहाँ पे जब 40 वीक कंप्लीट हो जाते हैं 51 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाता है और उसका वेट रहता है यहाँ पे 3.4 kg। अब ये हो गया यहाँ पे, ये इस जो नॉर्मल यहाँ पर जो स्टडी की होंगी उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन जो नॉर्मल एवरेज वेट रहता है वो कितना रहता है, एक हेल्दी बेबी का 2.5 kg रहता है। ठीक है, तो जो हेल्दी बेबी रहता है उसका यहाँ पर वेट रहता है 2.5 kg, जो नॉर्मल एवरेज है। ठीक है, कि इतने ही वेट के हमको बेबी देखने को मिलती है, और जो इस वेट के बेबी रहते हैं वो नॉर्मल रहते हैं ना। ठीक है, फिर हमने इससे पहले कि यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था तो उसमें बताया था कि भाई एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये अतिरिक्त बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां है, मतलब जो एम्ब्रियो के पास में है लेकिन एक्स्ट्रा है, इनका यहाँ पर उतना ज्यादा फंक्शन नहीं हो रहा है, या ये एकदम जरूरी ही नहीं है, पर स्टार्टिंग की जो ग्रोथ रहती है उसके लिए यहाँ पर जरूरी होती है। या जो यहाँ पे फीटल्स रहता है, फीटस के डेवलपमेंट में ये जो मेम्ब्रेन रहती है ये हेल्प करती है। 4 मेम्ब्रेन रहती है, सबसे पहले योगसेक रहता है, एमनियन रहती है, कोरियन रहती है और एलेंटॉइज रहती है। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई कहाँ पर क्या चीजें हो रही थी, तो ये जो चारों यहाँ पर लेयर प्रेजेंट हो रही थी ये हेल्प कर रही थी बेबी को ग्रोथ करने में।
ठीक है, ग्रोथ करने में हेल्प कर रही थी। तो जो यहाँ पे एमनियो कोरियन हो रही थी वो एक्सटर्नल जो फोर्स पड़ रहा था उससे प्रोटेक्शन दे रही थी। फिर यहाँ पे एमनियन प्रेजेंट रहती है। एमनियन क्या करती है, जो इनर वाली लेयर रहेंगी यहाँ पर ये ऐसे, वो क्या रहती है, एमनियन रहती है। तो एमनियन भी क्या करती है, उसको एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। फिर यहाँ पे ये जो कैविटी बनी हुई है, ये कैविटी क्या है, यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी है ना। और इस एमनियोटिक कैविटी में एक फ्लूइड रहता है जो क्या कहलाता है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। इसी का एग्जामिनेशन करने की जो मेथड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस होती है। कि भाई अगर इस एम्ब्रियो के अंदर में कोई यहाँ पे एबनॉर्मेलिटी वगैरह आ गई है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया है, तो हम यहाँ पर इससे एमनियोटिक, इस कैविटी में यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड हो रहा था, इस फ्लूइड को निकाल कर हम इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ठीक है। फिर यहीं पर जो कोरियन रहती है उसके पास में यहाँ पे माइक्रोविलाई फॉर्म होने लगते हैं। और ये जो माइक्रोविलाई रहते हैं यही क्या करते हैं, आगे चल के प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करते हैं, या प्लेसेंटल ग्रोथ होती है। और ये हेल्प करते हैं मदर की बॉडी से बेबी को अटैच होने के लिए। ठीक है। ठीक है, फिर आ रहा है यहाँ पे प्यूट्रिशन या लैक्टेशन। ठीक है, दो चीजें हो रही थी यहाँ पे, प्यूट्रिशन और लैक्टेशन। तो प्यूट्रिशन में ये चीज हो रही थी कि जब यहाँ पे गैस्ट्रेशन की 9 मंथ की जब एज कंप्लीट हो जा रही थी, तो या वो जो एज डेवलपमेंट थी वो क्या थी, यहाँ पर गैस्ट्रेशन थी। बेटा माइक को म्यूट रखना है। ठीक है। तो अलग अलग जो एनिमल्स हो रहे थे उसमें गैस्ट्रेशन एज भी क्या रहती है, यहाँ पर अलग अलग रहती है। जैसे हमने ह्यूमन के लिए बोला था कि भाई इस समय यहाँ पे अलग अलग स्टेज हो रही थी, और टोटल कितने हो रहे थे, 3 ट्राइमेस्टर हो रहे थे, उसमें 40 वीक लग रहे थे और 9 वीक का टाइम लग रहा था, है ना। फिर यहाँ पे ह्यूमन में जो बर्थ हो रहा था उसको क्या बोल रहे थे, प्रसव या पिट्रूशन कह रहे थे। इसमें 3 पॉइंट सबसे मेन रहते हैं, है ना। अब 3 पॉइंट कौन से हो रहे हैं, सबसे पहली चीज तो ये हो रही कि यहाँ पे सर्विक्स का डायलिटेशन। सर्विक्स का डायलिटेशन किसके कारण होता है, हमने यहाँ पर बोला था कि एक हार्मोन रिलीज होता है। उस हार्मोन को हम क्या बोल रहे थे, रिलैक्सिन हार्मोन बोल रहे थे, जो क्या कर रहा था, सर्विक्स को डायलेट कर रहा था और उसको बड़ा कर दे रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, जो एमनियन रहती है वो डैमेज हो जाती है और एमनेटिक फ्लूइड क्या होने लगता है, यहाँ से बॉडी से बाहर आने लगता है। जब इसी टाइम पे क्या होता है, जो बेबी का हेड रहता है वो सर्विक्स के सामने आ जाता है, और वो जब सर्विक्स के सामने आ जाता है तो क्या कहलाता है, वो जो पोजीशन रहती है वो कहलाती है यहाँ पे क्राउनिंग। क्राउनिंग मतलब ये होता है बेबी के दरअसल बर्थ के अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं। तो जब हेड सामने होता है सर्विक्स के पास में, जैसे यहाँ पर ये सर्विक्स हो रही थी, इधर में यहाँ पे ये यूट्रस हो रहा था, तो बेबी का हेड जब यहाँ पे है तो ये क्या है, यहाँ पे हेड प्रेजेंटेशन है। जब उसका शोल्डर रहेगा तो ये शोल्डर प्रेजेंटेशन है। जब उसके नी यहाँ सर्विक्स के सामने आ जाएंगी तो वो नी प्रेजेंटेशन कहलाता है। जब है शोल्डर और नी प्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पे अधिकतर टाइम में ये देखा जाता है कि हमको सिजेरियन ही करना पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि बेबी का हेड कहाँ पर हो गया, यहाँ अपर साइड में हो गया, बेबी ऐसे हो गया, यहाँ पे उसका शोल्डर यहाँ सामने आ गया, या नी भी अगर यहाँ सामने आ गई तो भी वो बाहर नहीं आ सकता है ना। अगर वो अंडर वेट बेबी है, लो वेट बेबी है, कम है 1-1.5 kg का है, तो हो सकता है कि वो नॉर्मली बाहर आ जाए, लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं आ सकता। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे डायलिटेशन, अगर हेड प्रेजेंटेशन भी हो गया है और सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं हुआ है, तो सर्विक्स का डायलिटेशन नहीं हुआ है तो क्या चीज रहेंगी यहाँ पर, जो बेबी मतलब ये जो डिलीवरी होना है ये नॉर्मल नहीं होंगी, ये सीजर के ही थ्रू होंगी, है ना। ठीक है। दूसरी पॉइंट ये आती है कि यहाँ पे जैसे ही बेबी बाहर आता है, अभी तो ये चीज है कि भैया अंदर साइड में, जैसे ही बेबी बाहर आता है उसके अम्बिलिकल कॉर्ड को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बेबी के लंग्स वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और खुद ही रेस्पिरेशन करने लगता है। थर्ड चीज ये होती है कि यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्लेसेंटा रहते हैं उसको सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा रहता है वो बर्थ, बेबी के बर्थ होने के बाद ऑटोमेटिकली ही बाहर हो जाता है। अगर नहीं होता है तो उसको हम एस्पिरेशन मेथड, वैक्यूम पंप के थ्रू एस्पिरेट करके हम उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है।
ठीक है, फिर क्या होता है जब यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है तो जो हमारा यहाँ पे नर्वस सिस्टम रहता है वो रिफ्लेक्ट में, उसके अंदर में मैकेनिज्म रहता है, वो रिफ्लेक्ट देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कुछ यहाँ पे रिफ्लेक्शंस हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है उससे ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, और ऑक्सीटोसिन क्या करता है जो यूट्रस रहता है उसकी जो मसल्स रहती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप करता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाते हैं तो क्या होता है इसमें यहाँ पे बेबी के ऊपर में प्रेशर पड़ता है और सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर आने लगते हैं, इसीलिए इस हार्मोन को क्या बोलते हैं यहाँ पर बर्थ हार्मोन। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा याद रखोगे यहाँ पे कि बर्थ हार्मोन का नाम क्या है, तो बर्थ हार्मोन का नाम क्या है यहाँ पर ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जब सिक्रीट होने लगता है तो क्या होता है यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है जो पेल्विस रहता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, सर्विक्स और जो वेजाइना रहती है वो थोड़ी सी फैल जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है बेबी बाहर आ जाता है। और सर्विक्स और वेजाइना मैंने बताया था, सर्विक्स और वेजाइना ही क्या कहलाती है, बर्थ कैनाल कहलाती है, जिसके थ्रू क्या होता है बेबी बॉडी से बाहर आता है ना। फिर बर्थ के, अभी मैंने बताया था कि बर्थ के तुरंत बाद ही क्या होता है कभी जब भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सक्रीट हो जाता है, अगर नहीं हुआ तो उसको क्या करते हैं वैक्यूम एस्पिरेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं बॉडी से अलग कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज याद रखोगे यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के बारे में, ऑक्सीटोसिन क्या करता है यूट्रस के अंदर में कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है बेबी इजी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अभी लास्ट टाइम आया था बेटा तुम लोगों की ये जो हाफ ईयरली हुई थी उसमें, है ना, तो उसमें ये चीज लिखना था भाई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अच्छा, ये तीन चीज अभी मैंने बताई थी, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हो रही थी, है ना, और उस साइड में क्या चीज हुई थी कि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, है ना, तो तीन हो रही थी, ये वो चार हो रही थी, इससे बॉडी फॉर्म हो रही थी, वो बस सपोर्ट कर रही थी बॉडी के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो क्या हो रहा था यहाँ पे नर्वस सिस्टम बन रहा था, स्किन की एपिडर्मिस बन रही थी, टीथ का एनिमल बन रहा था, डेंटाइन बन रहा था, पल्स वो हो रही थी, फिर मेसोडर्म से जो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम था ये दोनों बन रहे थे, यहाँ पे स्किन की डर्मिस बन रही थी, हार्ट और हार्ट के ब्लड कंपोनेंट बन रहे थे, ब्लड वेसल्स यहाँ पे डेवलप हो रही थी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे बन रहे थे, मेसोडर्म से बन रहे थे। फिर एंडोडर्म से क्या बन रहा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम बन रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा था, बॉडी की जितनी भी इंटरनल लेयर हो रही थी वो सारी यहाँ पे इंटरनल लेयर बन रही थी, जो किसकी बनी होती है, इपिथेलियल टिश्यूज की। तो इपिथेलियल टिश्यूज के फॉर्मेशन में भी क्या होती है, एंडोडर्म यहाँ पर हेल्प करती है। सारी यहाँ पे ग्लैंड फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है ये फॉर्म होता है, उसका इंटरनल जो लेयर रहती है वो फॉर्म होती है, थायराइड ग्लैंड होगी, पैराथायराइड ग्लैंड हो गई, ये भी किससे फॉर्म होती है, मेसोडर्म से। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, ये हमको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गन किस किस जर्मिनल लेयर से यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, ये बहुत अच्छे से याद करना है, तो इसका यहाँ पे बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अब शायद यहाँ से तो इस पेज से समझ आ गया होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा था, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव पे एक चीज याद रखना है ना, अभी हम बताते क्या, है ना। ठीक है, क्या चीज हो रही थी, अब यहाँ पर आ रही थी लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब ये हो रहा है कि भाई अब बर्थ हो गया, बर्थ के बाद में क्या होता है चेंजेस होते हैं। हमने बोला था एक और हार्मोन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जब रिलीज हो रहा था तो वो स्टिमुलेट कर रहा था प्यूस ग्लैंड को, और ब्रेस्ट के अंदर अंदर मतलब प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा था। प्रोलैक्टिन क्या करता है ब्रेस्ट के अंदर में यहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना, और ये मिल्क फॉर्मेशन में
हेल्प कर रहा था। कौन कर रहा था यहाँ पे? प्रोलैक्टिन कर रहा था, है ना। ये यहाँ पे जो चार्ट बनाया था लास्ट टाइम हार्मोन वाला, वहां पर बताया था, है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर जो फर्स्ट जो मिल्क रहता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पे स्तन्य खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये वर्ड याद रखना कि जो फर्स्ट मिल्क रहता है वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहलाता है। कैसा रहता है ये भी याद रखना है, तो गाढ़ा रहता है, डेंस रहता है, हल्का येलोइश कलर का फ्लूइड रहता है। और ये कितने दिन तक निकलता है? 4 से लेके 5 दिन तक निकलता है। इसमें मेन जो रहती है क्या रहती है? यहाँ पे प्रोटीन रहती है, कुछ मिनरल्स रहते हैं, और उसके बाद में जो भी न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए होते हैं बेबी को, वो सारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे मेन चीज इसके अंदर में क्या होती है भाई? यहाँ पे ये एंटीबॉडी होती है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है? यहाँ पे IgA होती है। ये याद रखोगे कि कोलेस्ट्रम में IgA होती है एंटीबॉडी, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इम्यूनिटी उसकी डेवलप करती है। ठीक है, जो कम्युनिकेबल डिसीज रहती है, जो संक्रामक रोग रहते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेबल डिसीज, उससे प्रोटेक्शन करती है। आउटर इन्वायरमेंट, वो जस्ट अभी बर्थ हुआ है तो बाहर के इन्वायरमेंट में आया, बहुत सारा इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट है, उसका इम्यून सिस्टम उतना ज्यादा डेवलप नहीं है अभी, वो उतनी ज्यादा यहाँ पे अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। तो क्या करता है यहाँ पे? ये एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम रहता है, वो हेल्प करता है इसको यहाँ पे एक्सटर्नल जो भी इन्फेक्शन है उससे प्रोटेक्शन में। ठीक है, अच्छा ठीक है, एक और यहाँ पे पॉइंट याद रख सकते हो, जो लैक्टेशन रहता है। लैक्टेशन, लैक्टेशन में क्या होता है? मदर का इमोशनली अटैच होना भी जरूरी है बेबी से। अगर वो इमोशनली अटैच नहीं है, इमोशनली अगर वो डिस्टर्ब है, तो यहाँ पे ब्रेस्ट के अंदर में अच्छे से मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। कई बार हम बोलते हैं कि भाई मदर को मिल्क नहीं आ रहा, मिल्क नहीं आ रहा, तो वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण वो अपने बेबी पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी। अगर वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगी कि भाई उसको फीडिंग करवाना है बेबी को, तो ब्रेस्ट के अंदर में मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मदर के लिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि भाई प्रोलैक्टिन का ही सिक्रेशन जरूरी है, प्रोलैक्टिन तो सिक्रेट हो ही रहा है, लेकिन वो मदर अगर यहाँ पे इमोशनली अटैच नहीं है बेबी से, तो मिल्क फॉर्मेशन नहीं होगा बॉडी में, उतना होगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितनी बेबी की रिक्वायरमेंट है। तो जो प्रेगनेंसी टाइम में रहता है, इसीलिए मदर को बोलते हैं कि जब वो बेबी की केयर कर रही है तो उसको अदर चीजों के बारे में नहीं सोचना है। जब उसको फीडिंग करवा रही है तो अदर किसी मैटर के बारे में उसको नहीं सोचना, उसको बस ये सोचना है कि भाई इसको फीडिंग करवाना है। क्योंकि अगर मदर इमोशनली अटैच नहीं होंगी तो अच्छे से लैक्टेशन नहीं करवा पाएंगी, मिल्क फॉर्मेशन यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना। ये वाला पॉइंट्स यहाँ पर मैं बता चुका था कि जो मैमल्स है, जैसे वेल है, एलिफेंट है और सील है, इसमें जो टेस्टिस रहते हैं उसकी एब्डोमेन कैविटी में ही रहते हैं, क्योंकि इनकी शरीर की बॉडी बहुत बड़ी है, सर्कुलेशन बहुत सारा चलता रहता है, जिसके इनके बॉडी का टेम्परेचर पहले ही लो रहता है। जो अदर जो हो रहे थे, जो अदर मैमल्स हो रहे थे, उसमें तो इसीलिए हो रहा था टेस्टिस बाहर की, भाई यहाँ पर क्या हो सके कि बॉडी से उसको कम टेम्परेचर मिल सके। कम टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा? हेल्दी स्पर्म बनेंगे, बहुत अच्छे स्पर्म बनेंगे, ज्यादा काउंट में यहाँ पे स्पर्म बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो टेस्टीज हो रहे थे वो बॉडी से आउटसाइड में थे, है ना। लेकिन और एक चीज हमने और बोली थी कि भाई यहाँ पे ये एक मैं डायग्राम दिखाता हूँ, रुको। आ गया भाई, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाना था। चलो यहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डायग्राम शायद मुझे यहाँ पे दिखा था, ये अगर ये है तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। क्या चीज हो रही थी यहाँ पर? ये जो आउटर लेयर हो रही थी टेस्टिस के पास में, इसको हमने क्या बोला था? सैक्रोटम बोला था, है ना। तो सैक्रोटम क्या कर रही थी? अब यहाँ पर कैसे क्या क्या चीज हो रही थी? हमने बोला कि बॉडी से टेम्परेचर कम चाहिए था टेस्टिस का, 2 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे कम चाहिए था, है ना। तो जब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और जब यहाँ पे समर समर जब वेकेशन चल रहा है, मतलब समर जब सीजन चलते रहता है, तो ये जो सैक्रोटम रहता है उसमें क्या हो जाता है? यहाँ पे डायलेटेशन हो जाता है,
जिसके कारण क्या हो जाती है, बॉडी से और ज्यादा दूर आ जाते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि समर में क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई ही रहता है ना, तो यहाँ पे अच्छे से स्पर्म वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये सैक्रोटम में क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी रहती है, जिसके कारण बॉडी से दूर हो जाता है। लेकिन जब विंटर आती है, जब बाहर का टेम्परेचर भी कम रहता है, हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर कम हो जा, हमारी बॉडी का तो क्या रहता है 30 यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन ये क्या हुआ था अभी भाई, इसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन हो गया था, जिसके कारण टेस्टिस क्या हो गया था, बॉडी से दूर हो गया था, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे सैक्रोटम में फिर से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये क्या हो जाते हैं, जो टेस्टिस रहते हैं वो अपर साइड में चले जाते हैं, जिसके कारण क्या होना है, वापस से उसको जो टेम्परेचर चाहिए था वही टेम्परेचर मिल जाता है, और जो अच्छे स्पर्म है उसी का फॉर्मेशन यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये होता है सैक्रोटम के थ्रू। तो सैक्रोटम में याद रखना, इसमें सैक्रोटम के अंदर में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की भी कैपेसिटी रहती है ना। ठीक है, अगली चीज, टेस्टिस कब बाहर आते हैं, तो ये 7th मंथ में यहाँ पे बाहर आते हैं अगर मेल बेबी बन रहा है तो। फीमेल के अंदर में 32 ईयर वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, और 32 ईयर में क्या होता है, यहाँ पे एवरेज यहाँ पे 450 जो एग रहते हैं ये फॉर्म हो जाते हैं। ये यहाँ पे याद रखना, जो एवरेज एग रहते हैं वो कितने होते हैं, 450 रहते हैं, क्योंकि हर मंथ कितने होते हैं, एक यहाँ पर एक डेवलप होता है ना। ठीक है, फिर यहाँ पे ऊगोनिया, हमने बोला था जब गर्ल्स बेबी यहाँ पे मदर के अंदर में रहती है तो क्या होता है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसमें यहाँ पे जो एक सेल रहती है वो बनने लगे। बंद कर क्यों, हाँ कुछ नहीं, ठीक है। तो ऊगोनिया यहाँ पर कब बनना स्टार्ट हो जाती है, 25 वीक की जब बॉडी रहती है तभी यहाँ पर बनने लग जाती है। फिर हमने बताया था मैंसन साइकिल में जो ओवुलेशन हो रहा था, ओवुलेशन किसके कारण हो रहा था, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के थ्रू हो रहा था, और यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन के कारण क्या हो रहा था, वो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो रहा था तो प्यूस ग्लैंड से क्या हो रहा था, LH हार्मोन भी सिक्रेट हो रहा था। फिर यहाँ पे इम्प्लांटेशन, जो ह्यूमन के अंदर में जब इम्प्लांटेशन या जब जीव के अंदर में इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, उस प्लेसेंटा को डेसिडुआ बोलते हैं, या एंडोमेट्रियम डेसिडुआ भी बोलते हैं, या ह्यूमन का जो प्लेसेंटा रहता है वो एंडोमेट्रियम डेसिडुआ प्लेसेंटा टाइप है। अलग अलग टाइप के है ना, होमोकोरियल भी बोला था हमने, टिश्यूज का बना हुआ है ना। फिर यहाँ पर जो हाई क्लास के जो एनिमल्स हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे पहले एनस फॉर्म हो रहा था, है ना, एनस फॉर्म पहले हो रहा था। ठीक है, फिर टेराटोजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, ये 2 मार्क्स में आ सकता है बेटा, है ना। टेराटोजन्स क्या होते हैं, है ना, तो टेराटोजन्स क्या होते हैं, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो मदर के यूट्रस में जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसमें कोई डिसीज यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, है ना, डिसीज यहाँ पे कोई प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे थैलेमोलाइड, ये एक यहाँ पे क्या है, केमिकल फैक्टर है जो टेराटोजन्स कहलाता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा अधूरा सेंटेंस है, वो याद रखना, जो पल रहे भ्रूण के विकास में डिस्टर्बेंस करते हैं, कोई एबनॉर्मलिटी फॉर्म कर देते हैं, है ना, कोई असामान्यता उत्पन्न कर देते हैं, तो वो फैक्टर क्या कहलाते हैं मदर के अंदर में, टेराटोजन्स कहलाते हैं। ये अल्कोहल हो सकती है, स्मोकिंग हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकते हैं, कोई एक्सटर्नल हार्मोन्स अगर मदर ले रही है तो हो सकते हैं, कोई वायरस बॉडी के अंदर में चले गया जो इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, यहाँ पे टेराटोजन्स कहलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना ये वाला पॉइंट। फिर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से जब यहाँ पे न्यूट्रिएंट मटेरियल बनता है जो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में आता है तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर यूट्राइन मिल्क, क्योंकि वो हमने क्या बोला था, यूट्रस है, तो उससे जो मिल्क बना था वो क्या था, यहाँ पे यूट्राइन मिल्क हो रहा था। फिर यहाँ पे जब मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब सिक्रीट होता है तो उसके कारण क्या होता है, जो स्किन रहती है उस पर डार्क स्पॉट्स बनने लगते हैं, स्किन डार्क होने लगती है ना, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण, ये याद रखोगे। फिर हमने बताया था कि जो नॉर्मल बेबी रहता है उसका वेट यहाँ पर क्या होता है, जो ये थोड़ा सा यहाँ पे ये
अलग स्टडी चली होंगी इसीलिए, नहीं तो जो नॉर्मल रहता है वो क्या रहता है 2.5 kg रहता है, और जो प्लेसेंटा रहता है उस प्लेसेंटा का वेट क्या रहता है 1.5 kg रहता है। इसी में क्या रहता है यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है ना। साउंड क्लियर आ रहा है? जी सर आ रहा है। ठीक है। यस सर। जब साउंड नहीं आएगा बता देना है ना, मतलब कोई अदर साउंड आएगा तो मेरे को बताओगे, साउंड नहीं, साउंड तो फिर वो रिकॉर्डिंग में बेटा सही मिल जाएगा। कोई अदर साउंड आएगा जैसे सॉन्ग वगैरह तो बताओगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में पल रहे बेबी में सबसे पहले मूवमेंट किस में होती है, तो उसके लिम्स में होती है ना, क्योंकि नर्वस सिस्टम डेवलप होता है तो पेरिफेरल जो रहती है, ये पेरिफेरल बॉडी में आते हैं हाथ और पैर, तो उसमें मूवमेंट्स होती है। फिर फैलोपियन ट्यूब में जो स्पर्म रहते हैं वो कितने टाइम रहते हैं, तो 48 आवर्स तक ये जीवित रह सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा चले जाए, 60 आवर्स तक चले जाते हैं, पर एवरेज जो है वो 48 आवर्स तक यहाँ पे जीवित रह सकते हैं। फिर हमने बताया था यहाँ पे जब बेबी विकसित हो रहा था तो स्टार्टिंग में कैसे रहता है, वो नाशपाती के आकार में रहता है, फिर सी शेप में आता है, फिर उस पर आंख वगैरह दिखने लगती है, फिर नाक, मुंह, कान, चेहरा बनने लगता है, और 8वें सप्ताह में वो मानव की तरह दिखने लगता है। ये ऑब्जेक्टिव बेटा याद रखोगे कि जो भ्रूण रहता है वो कब मानव की तरह दिखने लगता है, तो 8वें सप्ताह में। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन क्लास में मैंने यहाँ पे एक वीडियो दिखाया था बेबी के डेवलपमेंट का, बेटा वो देखोगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ से ये हो गया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए वो करेंगे, तो इसके लिए बेटा नेक्स्ट क्लास कनेक्ट कर लो। अच्छा अभी 5 मिनट है वैसे, पर नहीं ठीक है, कनेक्ट कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, उस नए सेशन पे नई चीजें डायरेक्ट आ जाएंगी, है ना।